हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम सिगमंड फ्रॉइड ने जो थ्योरी दी थी उन दो थ्योरियों के बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो जो सिगमंड फ्रॉइड ने जो उनकी दो थ्योरी थी उनमें से उनकी जो एक थ्योरी थी उसका नाम था साइको एनालिटिक थ्योरी। तो अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद सेकंड थ्योरी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, इसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है। तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसे कहा जाता है? सिगमंड फ्रॉइड को कहा जाता है। ठीक है। इन्होंने दो थ्योरी दी थी, एक दी थी साइको एनालिटिक थ्योरी, दूसरी दी थी साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी। ठीक है। और उसके बाद इन्होंने एक बुक भी लिखी है, इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ठीक है। उसके बाद साइको एनालिटिक थ्योरी इज बेस्ड ऑन फीलिंग। ठीक है। और जो उन्होंने कहा था कि माइंड क्या है, आइसबर्ग है। तो ये आइसबर्ग वाला क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, तो इसको आप ध्यान से रखना कि जो किसने क्वेश्चन पूछेगा कि किसने माइंड को आइसबर्ग कहा था, तो वो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था। ठीक है। तो अब हम चलते हैं साइकोएनालिटिक थ्योरी पे। ठीक है। इसमें इन्होंने दो एस्पेक्ट दिए थे। एक बोला था कि एक कंक्रीट एस्पेक्ट होता है और एक डायनेमिक एस्पेक्ट होता है। कंक्रीट में हम कॉन्शियस माइंड, अनकॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पढ़ते हैं। और जहाँ पर हमारे डायनेमिक एस्पेक्ट होते हैं वहाँ पर हम इड ईगो और सुपर ईगो की बात करते हैं। ठीक है। और बेसिकली क्वेश्चन इड ईगो सुपर ईगो से ही बनता है। ठीक है। तो अब हम यहाँ पर देख लेते हैं कंक्रीट एस्पेक्ट में हमारा कॉन्शियस माइंड। ठीक है। प्रेजेंट थिंग्स आएंगी इसमें। ठीक है। और अनकॉन्शियस माइंड में हमारे जो पास्ट की जो हम डाटा स्टोर करके रखते हैं वो हमारा अनकॉन्शियस माइंड में होता है। ठीक है। 90% डाटा यही रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि हमारे पास डायनेमिक एक्सपेक्ट है। ठीक है। डायनेमिक एक्सपेक्ट मतलब इड। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो हमारा इड है वो किस प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, तो वो होता है हमारा प्लेजर प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है। ये याद रखना। और ये बाय बर्थ डेवलप हो जाता है। ठीक है। उसके बाद जैसे कि प्लेजर मतलब आपको प्लेजर कहाँ से मिलता है? जैसे कि मान लो कोई बेबी है, उसको भूख लगी है। ठीक है। अगर उसको खाना मिलेगा, लगने पे उसको अगर खाना मिलेगा तो उससे क्या होगा, उसको एक प्लेजर मिलेगा। तो यही एक प्लेजर प्रिंसिपल है। और एक एग्जांपल में एंड में बताऊंगा आपको कि ये ईड ईगो और सुपर ईगो किस हिसाब से काम करता है। ठीक है। उसके बाद अब आते हैं हम अपने ईगो पे। ठीक है। ईगो वाला प्रिंसिपल। तो जो ईगो है वो वर्क करता है रियलिटी प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है। तो और ये क्या करता है, क्रिएट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है। क्रिएट डिफेंस मैकेनिज्म शो करता है। उसके बाद मीडिएटर बनता है इड और सुपर ईगो के बीच। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि वो कौन सा मतलब एस्पेक्ट है। ठीक है। जो एक मीडिएटर का काम करता है, तो वो ईगो है। उसके बाद सुपर ईगो। ठीक है। सुपर ईगो मतलब ऑपोजिट ऑफ इड होता है। ठीक है। ये हमारा मोरालिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। ये अराउंड जब बच्चा 5 साल की एज में होता है तब से डेवलप हो जाता है। उसके बाद इसमें ये और इंटरनल मोरल कंपस। ठीक है। ये तुम्हारे इंटरनल मोरल कंपस होता है। तो इन तीनों को मैं आपको एक एग्जांपल की उससे समझाऊंगा कि ये तीनों किस हिसाब से काम करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आप रास्ते में जा रहे थे, आपको एक वॉलेट मिला। ठीक है। और वॉलेट मिला तो ईगो इड के केस में क्या होगा, इड के केस में आप उस वॉलेट को उठा लोगे। ठीक है। उस वॉलेट को उठा लोगे और अपने साथ ले जाओगे, और जो भी पैसे वगैरह होंगे वो आप अपने आप को रख लोगे। बेसिकली आपको खुशी मिली इससे। ठीक है। अगर आपको खुशी मिल रही है तो मतलब ईड, जो हमारा ईड है उसने वर्क किया। और दूसरे केस में ऐसा होगा कि मान लो आपको रास्ते पे मतलब वो वॉलेट मिला गिरा हुआ, लेकिन आपने दाएं बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा है। अगर कोई नहीं देख रहा है तो आप उस वॉलेट को उठा लोगे, अगर कोई देख रहा है तो आप उस वॉलेट को नहीं उठाओगे। तो ये यहाँ पर हमारा काम करता है ईगो, मतलब रियलिटी प्रिंसिपल। उसके बाद सुपर ईगो में ये होता है, ये मोरालिटी प्रिंसिपल। मोरालिटी मतलब यहाँ मोरालिटी दिखाता है। तो इसमें ये होगा कि मान लो वो वॉलेट ज़मीन पे गिरा था, आपने
दाएं बाएं देखा कि किसका वॉलेट गिरा हुआ है, तो आपने उस वॉलेट को उठा के पूछने लगे कि ये वॉलेट किसका है, मतलब आप उसका मतलब वो करने लगे। आपने अपन वो वॉलेट उठा के खुद अपने साथ लेके नहीं गए, मतलब चोरी टाइप नहीं की। तो आपने मोरालिटी दिखाई, ठीक है, कि ये किसी का वॉलेट गुम हो गया है, तो उस तक ये वॉलेट पहुंचना चाहिए। तो सुपर ईगो ये होता है कि ये मोरालिटी प्रिंसिपल, और ईगो हमारा रियलिटी प्रिंसिपल पे, और ईगो हमारा रियलिटी पे, और ईड हमारा प्लेजर प्रिंसिपल पे। उसके बाद अब हम चलते हैं जो उनकी दूसरी थ्योरी थी, साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारी सिगमंड फ्रॉड ने ही दी थी, ठीक है। वो एक ऑस्ट्रेलियन न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। और इसमें उन्होंने 5 मतलब कुछ स्टेजेस बताई थी, जिसमें हमारी पहली स्टेज है ओरल स्टेज, ठीक है। ये बाई बर्थ आती है जब बच्चा 1 साल तक रहता है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है माउथ से मतलब प्लेजर लेता है, जैसे कि सकिंग, बाइटिंग, टेस्टिंग, ठीक है। मतलब उसके माउथ से वो प्लेजर को एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। और यहाँ पर लिखा है कि क्रूशल स्टेज में डेवलपमेंट ऑफ ट्रस्ट एंड अटैचमेंट, ठीक है। ये क्रूशल स्टेज होती है जहाँ पर बच्चे के अंदर ट्रस्ट और अटैचमेंट की फीलिंग डेवलप होती है, ठीक है। और इस स्टेज के एंड तक बच्चे में ईगो डेवलप हो जाती है। ईगो मतलब रियलिटी प्रिंसिपल, ठीक है। दूसरी वाली ईगो मत समझ लेना। उसके बाद एनल स्टेज, ठीक है। ये एनल स्टेज 1 से 3 साल तक चलती है, ठीक है। इसमें बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, ब्लैडर कंट्रोल, मतलब कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि कौन सी एज में बच्चा जो है वो टॉयलेट ट्रेनिंग सीखता है, तो वो एनल स्टेज होती है। और ये थ्योरी दी है साइको सेक्सुअल डेवलपमेंट थ्योरी में है ये, ठीक है। उसके बाद फेलिक स्टेज होती है हमारी 3 से 6 साल तक, ठीक है। और फेलिक स्टेज में जो हमारी मतलब होता है वो ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन प्लस जेलसी, ठीक है। ऑपोजिट सेक्स अट्रैक्शन का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि जैसे आपने देखा होगा कि जो लड़का होता है वो ज़्यादातर मम्मी के साथ मतलब उसको अट्रैक्शन रहती है। उसके बाद जो बेबी गर्ल होती है वो अपने मतलब पिता के साथ ज़्यादा अट्रैक्ट रहती है। अट्रैक्ट मतलब कि उनके साथ वो ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा है, ठीक है, यहाँ पर। फिर उसके बाद जैसे कि इसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, गर्ल अट्रैक्ट टुवर्ड्स फादर। और ओपिडस कॉम्प्लेक्स मतलब बॉयज़ अट्रैक्ट टुवर्ड मदर, ठीक है। और यहाँ पर ये मतलब दूसरा वाला अट्रैक्शन मत समझना तुम, मतलब यहाँ पर फीलिंग ऑफ लव केयर वाला, ठीक है। उसके बाद 5 स्टेजेस थी इसकी। उसके बाद लेटेंसी स्टेज, ये हमारी चलती है 6 से 12 तक, और इसको पिट्यूटरी स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें जो हमारी सेक्सुअल डिज़ायर होती है वो लेटेंट रहती है। लेटेंट मतलब खाली रह जाती हैं, मतलब बच्चे के अंदर कोई भी वो सेक्सुअल डिज़ायर नहीं होती है, उसको कुछ पता नहीं होता इस बारे में। उसके बाद ये है हमारा पीरियड ऑफ रिलेटिव कामनेस, ठीक है। और चाइल्ड फोकस ऑन डेवलपिंग सोशल एंड कोग्निटिव स्किल, अपनी मतलब सोशल और कोग्निटिव स्किल को इस स्टेज में बच्चा डेवलप करता है, ठीक है। फोकस शिफ्ट टू बिल्ड फ्रेंडशिप, ठीक है। आपने देखा होगा कि 6 साल के बच्चे मतलब फ्रेंड्स वगैरह बनाते हैं, एक दूसरे के कंधे पे हाथ रख के चले होते हैं, जैसे स्कूल के बच्चे देखे होंगे आपने। तो जो 6 से 12 स्टेज प्यूबर्टी एज बोलते हैं उसको, तो ये वही एज है, ठीक है। उसके बाद जेंटियल स्टेज, ठीक है। इसमें ये चलती है हमारी प्यूबर्टी के बाद, मतलब 12 साल के जो बाद होती है हमारी जेनिटियल स्टेज होती है, ठीक है। इसमें अटैचमेंट हो जाती है ऑपोजिट सेक्स से हमें, ठीक है। उसके बाद सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाते हैं और सेक्सुअल डिज़ायर भी इसमें अराइज होती हैं। तो ये थी हमारी साइको एनालिटिक थ्योरी। अब हम पढ़ते हैं साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी, ठीक है। तो ये भी थ्योरी फ्रेंड्स, जो ये साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी थ्योरी है। तो इस वीडियो में आप सिगमंड फ्रॉइड ने जो 2 थ्योरी दी थी उनको याद रखना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट, और एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन तो बन ही जाता है इस थ्योरी से, ठीक है। तो बाय बाय फ्रेंड्स।